दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से लेकर उपस्थित हैं भौतिक विज्ञान की क्लास, जिसमें हम रेलवे के पिछले वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। जो प्रश्न आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी आदि एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं, उन प्रश्नों की हम रोज़ 50 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आते हैं और 50 प्रश्नों पर व्याख्या सहित चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार यह क्लास आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो शुरुआत करेंगे आज हम 106 नंबर प्रश्न से। पिछली क्लास में हमने 105 नंबर प्रश्न तक चर्चा की थी, और यदि अभी तक आपने सभी क्लासों को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी क्लासों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और इसके साथ में हिस्ट्री की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप हिस्ट्री की भी क्लासें देख सकते हैं, जो घटना चक्र पूर्वावलोकन द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों पर क्लासेस बनी हुई हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो शुरुआत करेंगे हम आज के प्रश्न से। आज का प्रश्न है हमारा, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से हमको सही उत्तर का चयन करना है। तो देखते हैं, ए बैंगनी, बी पीला, सी लाल, डी नीला। तो इन 4 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लाल रंग का। देखेंगे इसकी व्याख्या को। दिया है, इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण अधिकतम तथा बैंगनी रंग का न्यूनतम होता है। इंद्रधनुष में बैंगनी किरण आँख पर 48.8 डिग्री, लाल किरण 42.8 डिग्री का कोण बनाती है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इंद्रधनुष कैसे बनता है? ए प्रकाश के परावर्तन से, बी प्रकाश के अपवर्तन से, सी अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, डी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से। तो यहाँ पर इन सभी ऑप्शनों यानी कि चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा सी, अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से इंद्रधनुष बनता है। अगला प्रश्न या इसकी व्याख्या देखेंगे थोड़ा सा। दिया है, इंद्रधनुष का निर्माण पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जल की बूंदों द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनता है। तो हमको इन ऑप्शनों में से जो इसका सही उत्तर है यहाँ पर हमको भरना है। तो देखते हैं, सबसे पहले ए विसरण, बी प्रकीर्णन, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी विसरण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शनों में से सही उत्तर है कि जल की बूंदों द्वारा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से इंद्रधनुष बनता है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन पुट कर देंगे इस खाली स्थान पर, और सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। देखेंगे यहाँ इसकी व्याख्या को। वर्षा के बाद वायुमंडल के धूल कणों पर निलंबित जल की बूंदें त्रिपार्श्व यानी कि प्रिज्म की भांति कार्य करके सूर्य के प्रकाश के संघटकों रंगों को विक्षेपित करके इंद्रधनुष बनाती हैं। इंद्रधनुष में प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण या विपथन आदि प्रकाशिक घटनाएं निहित होती हैं। देखेंगे अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न है प्रकाश की गति तुलना में रेडियो तरंग की गति। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कम होती है, बी ज़्यादा होती है, सी एक समान होती है, डी अनंत होती है, ई कोई नहीं। तो इन 5 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर बताना है कि प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी एक समान होती है, यानी कि प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो की तरंग की गति एक समान होती है। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, या इसकी पहले हम व्याख्या देखेंगे। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड रेडियो तरंग की गति के समान होती है। रेडियो तरंगें अपने स्रोत से छूटने के बाद सभी संभव दिशाओं में गति करते हुए जाती हैं। इनका प्रयोग करते हुए रेडियो एवं टीवी कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है। ए अल्फा किरणें, बी बीटा किरणें, सी गामा किरणें, डी न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शनों में से देखा जाए कि सर्वाधिक वेधन क्षमता किसकी है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी गामा किरणों की। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे व्याख्या को। गामा किरणों की वेधन क्षमता सर्वाधिक है। इनकी वेधन क्षमता अल्फा तथा बीटा कणों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। ये 30 मिमी मोटी एल्युमिनियम की चादर के आर पार निकल जाती हैं। यहाँ 30 मोटी एल्युमिनियम की 30 mm मोटी एल्युमिनियम की जब चादर को पार सकती हैं तो व्यक्ति को क्यों नहीं पार कर जाएंगी, आप सोच सकते हैं। निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसकी तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है। ए एक्स किरणों की, बी वाई किरणों की, सी पराबैंगनी किरणों की, डी आवर्त किरणों की। तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी आवर्त किरणों की। देखेंगे आगे इसकी व्याख्या को थोड़ा सा। आवर्त किरणों का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। आवर्त किरणों का ऊष्मीय प्रभाव भी अधिक होता है, इसलिए सर्वाधिक वेधन क्षमता आवर्त किरणों की होगी। अगला प्रश्न है एक समतल अवतल लेंस 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बना हुआ है व उसके वक्र फलक की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। लेंस की पावर होगी ए -1 यानी कि -1 डी बी -0.5 डी सी +1.0 डी या फिर +1 डी या डी वाला ऑप्शन में है +0.5 डी। और यहाँ पर डी का मतलब देखा जाए तो डी का मतलब होता है डायोप्टर। डायोप्टर तो इन 4 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा ए -1 डायोप्टर। देखते हैं यहाँ इसकी व्याख्या को। सॉरी, इसकी व्याख्या नहीं, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर इनमें से कौन सही है। ए यहाँ पर 4 फार्मूले दिए गए हैं और 4 फार्मूलों में से इनका सही पूछा गया है कि सही या शुद्ध रूप में कौन सा लिखा हुआ है। बी और सी डी 4 ऑप्शनों में से कौन सा फार्मूला सत्य है और 2 या 3 में कोई ना कोई मिस्टेक है, या इनके क्रम में हो सकती है या किसी भी स्थान पर इनमें मिस्टेक हो सकती है। तो इन सब में इसका सही देखा जाए
तो सही हो जाएगा हमारा सी वाला सिर्फ। 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, यह फार्मूला सत्य है, बाकी इनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। देखते हैं इनके सॉल्यूशन को। सही संबंध 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, जहाँ F बराबर दर्पण की फोकस दूरी, U बराबर वस्तु की दर्पण से दूरी, V बराबर प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? ए प्रकाश तरंगों का, बी ध्वनि तरंगों का, सी सूक्ष्म तरंगों का, डी रेडियो तरंगों का। तो इन सभी में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सही उत्तर सी सूक्ष्म तरंगों का। एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? तो सूक्ष्म तरंगों का हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को। टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। इन तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर तक होती है। इनका उपयोग टेलीविज़न के प्रसारण में किया जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसे दिखाई देगी? ए नारंगी, बी बैंगनी, सी भूरी, डी काली। तो ऑप्शन के अनुसार देखें, इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर की पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी काली दिखाई देगी। देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया है, पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु काली दिखाई पड़ती है क्योंकि पीले रंग में नीला रंग नहीं होता है जिसको कि वह वस्तु परावर्तित कर सके। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है? ए सिल्वर क्लोराइड का, बी सिल्वर सल्फाइड, सी सिल्वर ब्रोमाइड, डी सिल्वर ऑक्साइड। तो इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। तो सही उत्तर है हमारा सी। कौन सा यौगिक? सिल्वर ब्रोमाइड। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं इसकी व्याख्या को। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। फिल्म पर प्रकाश पड़ने से मिलकर फिल्म पर प्रकाश पड़ने से सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर में बदल जाता है। अब फिल्म को अंधेरे कमरे में ले जाकर एक विशेष प्रकार के घोल या डेवलपर में डाल देते हैं जिससे प्रतिबिंब चमकने लगता है। अब इसे जल से धोकर हाइपोविलेन के जलीय घोल में डाल दिया जाता है जिससे फिल्म पारदर्शी हो जाती है। इसे निगेटिव कहते हैं। इसकी खोज 1874 ईस्वी में जे जॉन स्टोन एवं W.B. बोल्टन ने की और बाद में चार्ल्स बेनेट ने इसे प्रतिपादित किया था। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? ए सिल्वर ब्रोमाइड है, बी सिल्वर
थायोसल्फेट है, सी सोडियम फास्फेट है, डी सिल्वर नाइट्रेट है। तो इन 4 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी सोडियम थायोसल्फेट है। बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर 1 सेकंड के लिए देखेंगे इसके हम व्याख्या को। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से सोडियम थायोसल्फेट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? कूट के माध्यम से हमको इनका उत्तर बताना है। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। कथन है हमारा ए, अवतल दर्पण कभी भी सीधा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता। तो यहाँ पर कथन 1 बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, उत्तल दर्पण कभी भी सीधा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता। तो यह भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अवतल दर्पण कभी भी आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता। तो अवतल दर्पण कभी भी वास्तविक आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता, यह गलत हो जाए क्योंकि आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो इस प्रकार सिर्फ हमारे बचे 2 ऑप्शन, यानी कि 1 और 2, और 1 और 2 हमारा डी वाले ऑप्शन में है। डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे और देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को दिया है। वास्तव में जो प्रतिबिंब सीधे होते हैं वे आभासी प्रतिबिंब होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं। कथन तृतीय गलत है क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखा जाता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी होता है। और यहाँ पर इमेज के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर वक्रता केंद्र दिया गया है, यह फोकस है और यह कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है। ध्रुव यह है, यह लेंस, और प्रतिबिंब इस पर पड़ रहा है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? ए लाल रंग की, बी बैंगनी रंग की, सी हरे रंग की, डी पीले रंग की, ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शनों में से या 5 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी बैंगनी रंग की। देखेंगे आगे इसकी व्याख्या को। कांच में बैंगनी प्रकाश की चाल सबसे कम तथा लाल प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। यद्यपि निर्वात में अथवा वायु में सभी रंगों की किरणें एक ही चाल यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलती हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया है, डैश से होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? ए जल में, बी निर्वात, सी कांच, डी वायु। तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शनों में से इस खाली स्थान को हमको भरना है, उसके बाद में यह कथन सत्य हो जाएगा। तो इस खाली स्थान में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आ जाएगा सी कांच। यहाँ पर जब हम कांच लिखेंगे, कांच से होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। सी इसका सही उत्तर है। देखेंगे इसकी व्याख्या को।
प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है। निर्वात की तुलना में वायु, जल एवं कांच में प्रकाश का वेग क्रमशः 0.03%, 25% एवं 35% कम होती है। अतः उपर्युक्त में से कांच में प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। वस्तुतः प्रकाश का वेग माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक अधिक होने पर प्रकाश का वेग कम होता है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ए 10 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर, सी 45 सेंटीमीटर, डी 25 सेंटीमीटर, ई 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए 5 ऑप्शनों में से, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी 25 सेंटीमीटर। सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति, जैसे हम और आप सभी लोग देख रहे हो, तो 25 सेंटीमीटर सर्वाधिक उपयुक्त हम देख सकते हैं। इससे ज़्यादा में थोड़ा धुंधला हो जाएगा, कम देखेंगे कम पर तो उससे भी ज़्यादा धुंधला हो जाएगा। इसलिए सर्वाधिक सुस्पष्ट जो दिखाई देगा वह 25 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देगा। देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि का कारण होता है। ए ध्वनि तरंगों का अपवर्तन, बी ध्वनि तरंगों का ध्रुवण, सी ध्वनि तरंगों का विवर्तन, डी ध्वनि तरंगों का परावर्तन, ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रश्न, प्रतिध्वनि का कारण होता है। तो इन 4 ऑप्शनों में से या 5 ऑप्शनों में से सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा डी ध्वनि तरंगों का परावर्तन प्रतिध्वनि का कारण है। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि इको होती है। जब ध्वनि तरंगें एक निश्चित दूरी पर स्थित अवरोध से टकराती हैं तो परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं जिस दिशा में उनका स्रोत होता है। ऐसी स्थिति में वह ध्वनि हमें पुनः सुनाई देती है। इस ध्वनिक घटना को प्रतिध्वनि कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का ए आयतन कम हो, बी क्षेत्रफल अधिक हो, सी क्षेत्रफल कम हो, डी आयतन अधिक हो। तो इन 4 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का बी क्षेत्रफल अधिक हो, तब प्रतिध्वनि सुनाई देती है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को थोड़ा सा। परावर्तक तल का क्षेत्रफल अधिक होने पर ध्वनि का परावर्तन बार बार और बहुत अधिक होता है, इसलिए प्रतिध्वनि सुनाई देती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया है, इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखते हैं, ए सागर की गहराई को मापने में किया जाता है, बी ध्वनि तरंगों के विस्तार के मापन के लिए किया जाता है, सी भूकंप की तरंगों के रिकॉर्ड के लिए किया जाता है, डी वायुमंडल में वायु घनत्व के रिकॉर्ड के लिए किया जाता है। यानी कि इको साउंडिंग एक तकनीकी है जिसका प्रयोग किया जाता है कहाँ पर। तो इन 4 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा ए सागर की गहराई को मापने में किया जाता है इको साउंडिंग का, या इको साउंडिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं इसकी व्याख्या को।
इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग करके सागर की गहराई को मापा जाता है। इसमें ध्वनि तरंगें छोड़ी जाती हैं जो सागर तल से टकराकर पुनः वापस आ जाती हैं। इस प्रकार गणना करके सागर तल की गहराई निम्नवत ज्ञात की जा सकती है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। ए डेसिबल में, बी पास्कल में, सी प्रकाश वर्ष में, डी खगोलीय इकाई में। तो ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि इसका सही उत्तर क्या है। तो यहाँ पर हम बढ़ेंगे ऑप्शन ए की तरफ, डेसिबल हो जाएगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। ध्वनि के शोरगुल की इकाई डेसिबल होती है। 90 डेसिबल शोरगुल को बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा है। सामान्य बातचीत की बात की जाए तो 25 से 30 डेसिबल होती है, या 45 तक, 30 से 45 तक। पत्तों की सरसराहट 10 से 20 के बीच में आती है। ट्रैक्टर की या इंजन की पूछी जाए तो यह 85 डेसिबल मानी जाती है। और जब कोई व्यक्ति तेज बोलता है तो वह 50 से 60 डेसिबल के अंतर्गत काउंट किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे हैं। ए लंबवत, बी तिर्यक या तिरछी, सी कभी तिर्यक कभी लंबवत, डी कभी लंबवत कभी तिर्यक। तो यहाँ पर इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि ध्वनि तरंगे हैं कैसी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए लंबवत होती हैं। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। ध्वनि तरंगें तरंग के संचरण की दिशा में समांतर कंपन करती हैं। ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक है। ए निर्वात में, बी गैसें, सी द्रव, डी ठोस धातु। तो किस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ठोसों में या ठोस पदार्थों में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। देखते हैं इसके व्याख्या पर हम चर्चा करेंगे। ठोस धातु या माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। द्रव में उससे कम तथा गैस में सबसे कम। निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है। और ठोसों में भी यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक किसमें होता है, तो सर्वाधिक हो जाएगा एल्युमिनियम में, दूसरा स्टील, तीसरा लोहा यानी कि Fe। तो इनमें आप सर्वाधिक में जो ऑप्शन में मिल जाए आप उसको टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं। ए ध्वनि के आयाम से, बी ध्वनि की तीव्रता से, सी ध्वनि की तरंग दैर्ध्य से, डी ध्वनि में उपस्थित अधिस्वर से। तो इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं। तो किससे लगाएंगे, ध्वनि की तीव्रता से। देखेंगे आगे इसकी व्याख्या को।
ध्वनि की तीव्रता से ध्वनि के स्रोत का पता लगाया जा सकता है। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है। तीव्रता I प्रोपोर्शनल आयाम स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है? A 1.1 मील सेकंड प्रति सेकंड, B 550 यार्ड प्रति सेकंड, C 1100 फीट प्रति सेकंड, D 1100 मील प्रति सेकंड। तो यहाँ पर ध्वनि तरंग की दर की बात की जा रही है कि किस दर से यात्रा करती है। तो ध्वनि तरंग का सही उत्तर हो जाएगा 1100 फीट प्रति सेकंड। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग अपने मार्ग में रुकावट आने पर A मुड़ जाती हैं, B सीधी जाती हैं, C रुक जाती हैं, D लौट जाती हैं। तो इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि ध्वनि तरंग अपने मार्ग में रुकावट आने पर क्या होती हैं? तो लौट जाती हैं। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं यहाँ इसके व्याख्या को। ध्वनि तरंगे किसी भी तल से टकराने के पश्चात परावर्तित हो जाती हैं। जैसे कि 4x4 का कमरा बना है, यहाँ पर कोई व्यक्ति बोलता है तो यह आवाज़ यहाँ से निकलकर सामने जाएगी, सामने जाकर वापस लौटेगी, यहाँ पर जाएगी, वापस हो जाएगी, लौट जाएगी, यहाँ पर टकराकर वापस हो जाएगी। तो इस प्रकार यह इसी में गूंजती रहेगी जब यह पूर्ण रूप से बंद कमरा होगा। तो उसे कहते हैं इको, बार बार आवाज़ का सुनाई देना। बढ़ते हैं आगे और देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती हैं A द्रव्यमान, B ध्वनि, C ऊर्जा, D विभवांतर। तो इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती हैं। किसको ले जाती हैं? तो सही उत्तर है हमारा C ऊर्जा को। देखेंगे इसकी व्याख्या को। ध्वनि तरंगें अपने साथ ध्वनि ऊर्जा को संचारित करती हैं। यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। अगला प्रश्न, डेसिबल के मापनी में 20 dB ध्वनि यानी कि 10 dB ध्वनि से डैश गुना अधिक उच्च है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं। A 2 गुना, B 10 गुना, C 100 गुना, D तीनों में कोई भी सही नहीं है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा B 10 गुना। 20 dB ध्वनि 10 dB ध्वनि से कितना गुना है? 10 गुना। तो यहाँ पर 10 गुना हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। 20 डेसिबल की ध्वनि 10 डेसिबल से 10 गुना अधिक उच्च है। मानव कण की न्यूनतम श्रव्य सीमा 20 डेसिबल है, लेकिन 10 डेसिबल की श्वसन ध्वनि को भी मानव कण द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं। दिया है ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा है जिससे ऊपर व्यक्ति बोल सकता है या सुन सकता है। A 50 डेसिबल, B 70 डेसिबल, C 85 डेसिबल, D 95 डेसिबल। तो यहाँ पर इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा D 95 डेसिबल। देखते हैं इसकी व्याख्या को।
95 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। मनुष्य इससे अधिक तीव्र ध्वनि को सुन नहीं सकता। तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण कोई ध्वनि हमें धीमी अथवा तेज सुनाई देती है। तीव्रता ध्वनि उत्पन्न करने वाली कंपनशील वस्तु के कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए 50 डेसिबल की ध्वनि का पर्याप्त होती है। 90 डेसिबल किसी शोर को बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा होती है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया है 134 नंबर प्रश्न है हमारा। एक स्वरात्री या स्वरित्र यंत्र वायु में 1 सेकंड में 256 बार दोलन करता है। जब ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है तो ध्वनि का तरंग दैर्ध्य होगा। ए 1.11 मीटर, बी 0.56 मीटर, सी 1.29 मीटर, डी 0.89 मीटर। तो इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि एक स्वरित्र यंत्र वायु में 1 सेकंड में 256 बार दोलन करता है। जब ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है तो ध्वनि का तरंग दैर्ध्य हो जाएगा सी 1.29 मीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ऐसी तरंगें जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है कहलाती हैं। ए अनुप्रस्थ तरंगें, बी प्रकाश तरंगें, सी विद्युत चुंबकीय तरंगें, डी अनुदैर्ध्य तरंगें। तो हमको बताना है कि ऐसी तरंगें जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है क्या कहलाती हैं। तो वह कहलाती हैं डी अनुदैर्ध्य तरंगें। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। ऐसी तरंगें जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं। अनुप्रस्थ तरंगों, प्रकाश तरंगों और विद्युत चुंबकीय तरंगों में ध्रुवण की घटना होती है या पोलराइजेशन की घटना होती है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न। दिया है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है। ए 7 मिनट, बी 8 मिनट, सी 5 मिनट, डी 4 मिनट। तो यहाँ पर बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है। तो ऑप्शन के अनुसार देखें तो सही उत्तर हो जाएगा 8 मिनट। और यदि यह सवाल सेकंड यहाँ पर दिए गए हों, इन चारों ऑप्शनों में सेकंड के अनुसार पूछा जाए कि कितने सेकंड में पहुंचता है तो सही उत्तर लगा देना 500 सेकंड। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल है। ए 920 मील प्रति घंटा, बी 760 मील प्रति घंटा, सी 680 मील प्रति घंटा, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्वनि की चाल की बात की जा रही है कि ध्वनि की चाल क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 760 मील प्रति घंटा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि का वेग है। ए 30,000 मीटर प्रति घंटा, बी 332 मीटर प्रति सेकंड, सी 1000 मीटर प्रति सेकंड, डी 300 मीटर प्रति घंटा। तो हवा में
ध्वनि की चाल पूछी जा रही है, तो हवा में ध्वनि की चाल हो जाएगी 332 मीटर प्रति सेकंड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्वनि का वेग निर्भर करता है ए तीव्रता पर, बी स्वरूप पर, सी तरंग दैर्ध्य पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि ध्वनि का वेग निर्भर करता है, तो सही उत्तर है हमारा तरंग दैर्ध्य पर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, या इसकी हम थोड़ा सा व्याख्या को देखेंगे। ध्वनि का वेग बराबर क्या होता है? तरंग दैर्ध्य गुणे आवृत्ति, यानी कि v बराबर, यह फार्मूला दिया गया है जहां गामा तरंग दैर्ध्य है तथा f आवृत्ति को निरूपित करता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता। ए ताप का, बी माध्यम का, सी दाब का, डी आर्द्रता का। तो ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका सही उत्तर देखा जाए इन चार ऑप्शनों में से तो हो जाएगा दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि के वेग पर। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। ध्वनि का वेग परिवर्तनीय है तथा वह उस माध्यम पर निर्भर करता है जिसमें ध्वनि का संचरण होता है। किसी आदर्श गैस में ध्वनि का वेग उसके ताप पर निर्भर करता है तथा एक नियत ताप पर आदर्श गैस के दाब का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आर्द्रता का ध्वनि के वेग पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र है। ए कैलिडोस्कोप, बी बायोस्कोप, सी माइक्रोस्कोप, डी इपीडियास्कोप। तो यहाँ पर इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए कैलिडोस्कोप। अगला प्रश्न देखेंगे या इसकी व्याख्या को देखेंगे हम। कैलिडोस्कोप बच्चों के खेलने के लिए एक दूरबीन होती है जिसको घुमाने से कई प्रकार के रंग बिरंगे आकार दिखलाई पड़ते हैं। इस यंत्र के अंदर दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री पर झुके होते हैं जिससे वस्तु के कई प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हर्ट्ज मात्रक है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? ए वेग का, बी आवृत्ति का, सी तरंग लंबाई का, डी गति का। तो हर्ट्ज जिसका मात्रक है वह हो जाएगा बी आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। बी इसका सही उत्तर है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न से पहले इसकी थोड़ा सा व्याख्या को देखेंगे। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है, इसे सेकंड भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। एक तेज चलने वाले रेल इंजन की सीटी जब वह स्टेशन को पार करता है तो आरोह अवरोह करती हुई सुनाई पड़ती है। इसको कहते हैं ए पेल्टियर प्रभाव, बी डॉपलर का प्रभाव, सी अल्ट्रासोनिक आवाज़, डी सबसॉनिक प्रभाव।
तो यहाँ पर एक तेज चलने वाले रेल इंजन की सीटी जब वह स्टेशन को पार करता है तो आरोह अवरोह करती सुनाई पड़ती है। इसको कहते हैं डॉपलर का प्रभाव। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। एक तेज चलने वाले रेल इंजन की सीटी जब वह स्टेशन को पार करता है तो डॉपलर प्रभाव के कारण आरोह अवरोह करती सुनाई पड़ती है। इस स्रोत तथा श्रोता की सापेक्ष गति के कारण स्रोत की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है। इसका कारण है ए परावर्तन, बी डॉपलर प्रभाव, सी अपवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा बी डॉपलर प्रभाव। बी इसका राइट आंसर है। और बढ़ेंगे अगले प्रश्न से पहले इसकी व्याख्या को देखेंगे हम। जब रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंचती है तो वह डॉपलर प्रभाव के कारण अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 145 नंबर दिया है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे? ए ध्वनि से, बी जनसंख्या से, सी मनोविज्ञान से, डी मुद्रा प्रचलन से, ई उम्र से। तो डॉपलर प्रभाव जिससे संबंधित है वह सही उत्तर का देखा जाए तो हो जाएगा ए ध्वनि से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। ध्वनि की आवृत्ति में होने वाली आभासी परिवर्तन की घटना डॉपलर प्रभाव कहलाती है या डॉपलर इफेक्ट कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? ए जीमोन प्रभाव, बी डॉपलर प्रभाव, सी डी ब्रोगली प्रमेय, डी ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत। तो यहाँ पर इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। अगला प्रश्न या इसकी व्याख्या। बिग बैंग सिद्धांत का मुख्य आधार डॉपलर का प्रभाव है जो सापेक्षिक गति की व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। यदि तरंग की चाल 480 मीटर प्रति सेकंड हो तो उसकी तरंग दैर्ध्य होगी। ए 2 मीटर, बी 4 मीटर, सी 3 मीटर, डी 8 मीटर। तो जब प्रश्न कह रहा है कि एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है, यदि तरंग की चाल 480 मीटर प्रति सेकंड हो तो उसकी तरंग दैर्ध्य होगी। तो इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 4 मीटर। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दूरबीन क्या है? तो दूरबीन देखें, दूर की वस्तु देखी जा सकती है, बी नज़दीक की वस्तु देखी जा सकती है, सी इससे पानी की गहराई मापी जाती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा ए दूरबीन से दूर की वस्तु देखी जाती है।
देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, या इसकी व्याख्या को देखेंगे। सबसे पहले हम दूरबीन से दूर की वस्तुएं देखी जाती हैं। दूरबीन वह प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे कि वह वस्तु आंख को बड़ी दिखाई पड़ती है। दूरबीन के आविष्कारक गैलीलियो हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। ए तीक्ष्ण, बी प्रगामी, सी अनुप्रस्थ, डी अनुदैर्ध्य। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। कैसी हैं? तो इसका सही उत्तर इन 4 ऑप्शनों में से हो जाएगा ए तीक्ष्ण। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या पर नजर डालेंगे एक बार। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ध्रुवण की परिघटना केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं जबकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं। वैज्ञानिक फ्रेनेल ने यह प्रमाणित किया कि प्रकाश की तरंगे अनुदैर्ध्य नहीं वरन अनुप्रस्थ होती हैं। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं यहाँ पर हम अगला प्रश्न है, बीट्स या विस्पंद का उत्पन्न होना या प्रोडक्शन होना किस घटना का परिणाम है? ए रेजोनेंस, बी इंटरफेरेंस, सी रिफ्लेक्शन, डी सुपरपोजिशन। तो इन 4 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा डी सुपरपोजिशन। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। जब लगभग समान आवृत्ति की 2 तरंगें एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपण या सुपरपोजिशन करती हैं तो विस्पंद उत्पन्न होते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी ए 332 मीटर प्रति सेकंड, बी 100 मीटर प्रति सेकंड, सी 166 मीटर प्रति सेकंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन 4 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 332 मीटर प्रति सेकंड। जब वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है या दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी, तो तब भी 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी, क्योंकि अभी हमने बताया था कि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए दाब को दोगुना कर दिया जाए या तिगुना कर दिया जाए, इससे कोई प्रभाव चाल पर नहीं पड़ेगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को कहा जाता है? ए उपध्वनिक, बी उपराध्वनिक, सी ध्वनिक, डी इनमें से कोई भी नहीं। जब मैक संख्या या मैक नंबर 1 हो तो ध्वनि को कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? तो हो जाएगा सी ध्वनिक कहा जाता है। देखते हैं यहाँ इसकी व्याख्या को। मैक संख्या किसी विमान के वेग और ध्वनि के वेग अनुपात को कहते हैं। जब मैक संख्या 1 होती है, अर्थात जब वस्तु का वेग ध्वनि के वेग के समान होता है, तो वस्तु द्वारा उत्पन्न ध्वनि को ध्वनिक कहा जाता है। यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल पराध्वनिक कहलाती है। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो चाल
अतिपराध्वनिक कहलाती है या हाइपरसोनिक कहलाती है। पराध्वनिक को क्या कहते हैं? सुपरसोनिक। और अतिपराध्वनिक को क्या कहते हैं? हाइपरसोनिक। जब यह चाल 5 से अधिक हो, यानी कि मैक संख्या 5 से अधिक हो। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ए अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में, बी अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, सी स्थिर तरंगों के रूप में, डी अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा बी अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। देखते हैं अगले प्रश्न या व्याख्या को इसकी सबसे पहले देखेंगे हम। वायु में ध्वनि तरंगें सदैव अनुदैर्ध्य होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। ये तरंगें ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में चलती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। दिया है स्वर की गुणात्मकता है। ए उच्चता के साथ घट जाती है, बी सुर के रूप में सीधे बदल जाती है, सी विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है, डी विस्तार के रूप में प्रतिलोम रूप में बदल जाती है। तो इन 4 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि स्वर की गुणात्मकता क्या हो जाती है। तो हो जाएगा सी विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। अगले प्रश्न की तरफ या इसकी व्याख्या को देखेंगे एक बार। जब किसी भी ध्वनि स्रोत से किसी आवृत्ति का कोई स्वरक उत्पन्न किया जाता है तो इसमें मूल स्वरक के साथ साथ कुछ अधिस्वरक भी उत्पन्न हो जाते हैं। ध्वनि की गुणता इन अधिस्वरकों की संख्या, क्रम तथा आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करती है। इसी कारण विभिन्न ध्वनि स्रोतों से उत्पन्न ध्वनियों की गुणता भिन्न भिन्न होती है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी ध्वनिक या ध्वनि का तारतम्य या पिच अधिक होगा? ए पुरुषों की ध्वनि का, बी शेर का दहाड़ना, सी मच्छर की भिनभिनाहट, डी इनमें से कोई नहीं। तो पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसकी ध्वनि का तारतम्य या पिच अधिक होगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मच्छर की भिनभिनाहट। देखते हैं इसकी व्याख्या को। ध्वनि का तारतम्य या पिच उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। अधिक आवृत्ति की ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है। मच्छर की भिनभिनाहट का तारतम्य दिए गए अन्य विकल्पों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि इसके भिन्न और भिनभिनाहट की आवृत्ति अन्य विकल्पों की आवृत्ति से अधिक होती है। तारतम्य जितना ज़्यादा होता है, ध्वनि उतनी ही पतली होती है। पुरुष की आवाज़ का तारतम्य कम होने के कारण मोटी होती है तथा महिला की आवाज़ का तारतम्य अधिक होने के कारण महिला की आवाज़ तीक्ष्ण होती है। मच्छर की भिनभिनाहट का तारतम्य सर्वाधिक एवं शेर की दहाड़ का तारतम्य न्यूनतम होता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर आज 50 प्रश्नों पर चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और जिसने भी अभी तक पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो वह चैनल पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप इतिहास की या ज्योग्राफी की या साइंस की या पॉलिटी की हमने प्लेलिस्ट बना दी है, उन क्लासों को आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद। और आप सभी लोग एक बार आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।